Hello students, I'm Himanshu and I am your instructor for chemistry and biology. So students, I welcome you all on Hyman Tips. Students, as you know that we were discussing about carbon and its compound in our previous classes. So let's move a step ahead toward the completion of this chapter. So without wasting any further time, let's get started. तो बच्चों आज शुरू करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप सभी को पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं, या हम कहें जो कंपाउंड हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं वो सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं बच्चों हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम कहें कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये तो बात हो गई बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। अब बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक छोटी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है? 18वीं सेंचुरी तक बच्चों ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे जो हैं वो नेचर में ही पाए जाते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? 18वीं सेंचुरी के दौरान बच्चों ऐसा माना जाता था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के बीच में एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसको उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्सेस। उनके अकॉर्डिंग बच्चों ये जो वाइटल फोर्सेस है यही एक ऐसा फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में पाया जाता है, और उन्होंने बच्चों इस थ्योरी को नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग बच्चों इस थ्योरी में यही था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ नेचर में ही पाए जाते हैं, हम उन्हें आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1828 में एक केमिस्ट आए या एक साइंटिस्ट आए वोलर नाम के। इन्होंने क्या किया बच्चों, लेबोरेटरी के अंदर एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो कि हमारा था यूरिया। आप बच्चों ध्यान रखिएगा कि यूरिया जो था वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाया गया था। जैसे ही बच्चों वोलर ने यूरिया बनाया तो जो हमारी प्रीवियस थ्योरी थी जो कि 18वीं सेंचुरी के दौरान जो पहली थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी वो डिसअप्रूव कर दी गई। ठीक है, तो वोलर ने बच्चों जब यूरिया बनाया, यूरिया उन्होंने कैसे बनाया? वोलर ने क्या किया बच्चों, उन्होंने अमोनियम सल्फेट को और पोटेशियम साइनेट को पानी में मिला के गर्म कर दिया। तो कुछ टाइम बाद बच्चों उन्होंने देखा कि एक अलग ही कंपाउंड बन गया है जो था हमारा यूरिया। अब ये तो बात हो गई बच्चों यूरिया की। अब वोलर के बाद बच्चों दूसरे भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर क्या किया, यूरिया के बाद और भी कंपाउंड जो थे लेबोरेटरी में बनाए जाने लगे। उनके बाद बच्चों क्या, एक नए साइंटिस्ट आए थे कोल्बे नाम के। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर लिया था लेबोरेटरी में। तो ये तो बात हो गई बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड की छोटी सी हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के। हमने अभी इसकी डेफिनेशन में देखा था कि जिन कंपाउंड में कार्बन होता है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन बच्चों इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर हम बच्चों बात करें कार्बन के ऑक्साइड्स की या कार्बोनेट्स की या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की या कार्बाइड्स की, ये जितने भी बच्चों कंपाउंड्स हैं इन सब में कार्बन तो पाया जाता है, लेकिन ये सारे के सारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हैं। ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं बच्चों वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऑक्साइड जैसे बच्चों CO2। CO2 जो है बच्चों ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 जो है बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे ही कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इन सबको बच्चों हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एक और है बच्चों कार्बाइड्स। कार्बाइड्स का मतलब होता है अगर कार्बन जो है बच्चों, अगर कार्बन किसी मेटल के साथ या मेटलॉइड के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो बनाते हैं बच्चों कार्बाइड्स। ठीक है, ये अगर कार्बन जो है वो किसी मेटल या मेटलॉइड के साथ अटैच हो जाता है तो वो कार्बाइड बनाते हैं। तो ये भी बच्चों जो कार्बाइड्स होते हैं ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। एक और टर्म आती है बच्चों इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ही बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इट्स ए स्टडी ऑफ
कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि बच्चों हाइड्रोकार्बन्स हो गए या हाइड्रोकार्बन से के जैसे और कार्बन के कंपाउंड्स हो गए, उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो बात हो गई बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन ही क्यों होता है। जब भी बच्चों हम केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के कंपाउंड्स आते हैं, एक तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं बच्चों वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन बच्चों ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा हैं और उन सब में कार्बन जो है वो कॉमन है। तो अब तक बच्चों 5 मिलियन कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कवर किए जा चुके हैं, या मैं कहूं कि 5 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड्स हमने अब तक लेबोरेटरी में बनाए जा चुके हैं। तो इतने सारे कंपाउंड बच्चों अकेले कार्बन ने कैसे बना लिए? तो बच्चों इसका रीजन सिंपल सा है कि कार्बन के पास दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो बाकी के एलिमेंट्स के पास नहीं है। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन जो है बच्चों इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है। पहली प्रॉपर्टी बच्चों कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है बच्चों कि कार्बन जो है उसके पास ऐसी पावर है कि वो अपने जैसे दूसरे एटम के साथ इजीली लिंक कर जाता है, या हम कहें कि कार्बन जो है कैटिनेशन जो है वो कार्बन की एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन के पास बच्चों एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने जैसे एलिमेंट के साथ इजीली लिंक कर जाता है और एक बहुत लंबी चेन बना लेता है। तो कैटिनेशन क्या हुआ बच्चों? इट्स अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच ए लार्ज नंबर ऑफ एटम कैन बी लिंक्ड विद ईच अदर। तो कैटिनेशन में क्या था बच्चों कि इट्स अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और कार्बन जो है इस प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारे एटम के साथ लीनियरली या ब्रांच में अरेंज कर लेता है या अटैच हो जाता है। जब कार्बन बच्चों कैटिनेशन करेगा या लिंक करेगा एक दूसरे के साथ तो या तो वो एक स्ट्रेट चेन बना सकता है जिसको हम लीनियर चेन भी कहते हैं, या दूसरा ये हो सकता है कि वो बच्चों लीनियर चेन के साथ साथ उसमें कोई ब्रांच भी ऐड हो जाए, या तीसरा कैटिनेशन में क्या हो सकता है कि बच्चों जो कार्बन जो है जब दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे अपने जैसे कार्बन के साथ लिंक करेगा वो कोई रिंग बना ले, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना ले, उसको हम बोलते हैं बच्चों रिंग चेन, रिंग के फॉर्म की एक चेन बना ले। तो ये कैटिनेशन हो गई बच्चों एक प्रॉपर्टी जिसके कारण कार्बन जो है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर लेता है, प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कार्बन की जिसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि बच्चों कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, और इसी वैलेंसी की वजह से कार्बन जो है बच्चों दूसरे एटम के साथ इजीली कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। वो कार्बन भी हो सकता है या वो कोई अदर एटम भी हो सकता है। टेट्रावैलेंसी के कारण जो है कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है। इसी की वजह से ये इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक प्रोड्यूस हो चुके हैं कार्बन की इन दो प्रॉपर्टीज के कारण। तो ये तो बात हो गई बच्चों की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो उनमें कार्बन ही इतना कॉमन क्यों होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों जब कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक करता है, लिंक होता है, कैटिनेशन करता है, तो वो दो तरह की चेन बनाता है। एक होती है हमारी ओपन चेन और दूसरी होती है क्लोज चेन। ओपन चेन में क्या होता है बच्चों? ओपन चेन में कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही अटैच हो जाते हैं या अपने अगल बगल के जो भी जितने भी एटम्स हैं कार्बन के उनके साथ आपस में अटैच हो जाते हैं, तो बना लेते हैं एक स्ट्रेट चेन। या अगर बच्चों कोई कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन के में ऐसे ही बीच में जाके जुड़ गया तो वो उसकी ब्रांच बन जाती है। तो जो बच्चों कार्बन है, कार्बन के आप सभी को पता है टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, तो उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो ये जो कार्बन होता है ना बच्चों, उसके बाद इधर अपने साइड में जो है अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाता है और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ऐसे ही बच्चों ये ब्रांच चेन होती है। तो ये ओपन चेन की कैटेगरी में इसलिए आती है बच्चों कि इनके जो दोनों के दोनों एंड जो है ना वो
अलग हैं बिल्कुल एक दूसरे से, ठीक है। इधर वो एक दूसरे कार्बन से या किसी एटम से अटैच हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बच्चों ओपन चेन। और दूसरा आता है बच्चों क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या होता है, कार्बन की जो चेन है बच्चों वो क्लोज होती है। अगर मान लीजिए मैं एक काम करूं, इस वाली चेन को और इस वाली चेन को आपस में ऐसे जोड़ दूं, तो क्या होगा, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये भी चेन जो होगी बच्चों वो एक क्लोज चेन हो जाएगी, ठीक है। अब क्लोज चेन में बच्चों 3 तरह के कंपाउंड बनते हैं अलग अलग। एक होते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड बच्चों जिनमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन हों। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होंगे वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाएंगे। दूसरे होते हैं बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बच्चों हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं और अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड्स होते हैं। और कार्बन के साथ बच्चों जितने भी कार्बन होंगे उसमें हाइड्रोजन एटम्स उससे अटैच होंगे। तो इसमें आता है बच्चों आपका बेंजीन, इसमें आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है आपका जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन भी आता है। ये सारे के सारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में बच्चों एक स्मेल होती है, एक फ्रेग्रेंस होती है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक तरह की खुशबू होती है, ठीक है। अब तीसरा है बच्चों क्लोज चेन में हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं बच्चों, इसमें कार्बन की रिंग तो बनती है लेकिन उस रिंग में क्या होता है, एक या एटम जो है या एक एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर जो है उस रिंग के बीच में आ जाता है, तो वो बना लेती है बच्चों हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रो का मतलब होता ही है बच्चों डिफरेंट। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं इनकी चेन में एक डिफरेंट एलिमेंट आ जाता है या डिफरेंट एटम्स आ जाता है, वो हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर किसी भी चेन के किसी भी क्लोज चेन के बीच में इन तीनों एटम्स में से कोई भी एक एटम आ जाए तो वो बनाते हैं हमारे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये तो बात हो गई बच्चों ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड्स की। अब बच्चों 3 तरह के कंपाउंड और बनते हैं इसमें जो है जब हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में कई हमारे पास यहां पे 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। तो बच्चों हम इन्हें कई अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को कई तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें से पहला तरीका जो होता है बच्चों स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं पहला लिखूं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या होता है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास 4 कार्बन हैं। हमारे पास क्या है, 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन है हमारे पास। और बच्चों इन 4 कार्बन जो ये है, एक कार्बन जो है बच्चों 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ इसने एक एक बॉन्ड बना लिया। तो तीन बॉन्ड ये बना सकता था बच्चों कार्बन, एक तो इसने पहले ही बना रखा है तो इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड पहले से ही बना रखे हैं तो एक एक हाइड्रोजन के साथ और बना लेगा। ऐसे ही बच्चों ये, तो इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, अगर इसी को मैं लिख दूं, इस कार्बन के पास बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसको अगर मैं लिख दूं CH3, दूसरे के पास कितने हाइड्रोजन है, CH2, तीसरे के पास कितने हैं, CH2, और चौथे कार्बन जो है हमारा उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसको लिख दिया हमने CH3। तो इस फॉर्म को बोलते हैं बच्चों हम कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। कार्बन जो है बच्चों ऐसा नहीं है कि 4 ही बना सकता है, आप जितने भी कार्बन लोगे वो आपके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी या 10 भी हो सकते हैं। उन सब में ही ऐसे ही कार्बन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है,
ठीक है, तो ये हो गए बच्चों इसकी कंडेंस फॉर्मूला। एक तीसरा और होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, ये हम पहले क्या करते हैं, अब कितने कार्बन हैं किसी भी फॉर्मूले में वो देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा एक कंडेंस फॉर्मूला था, इसमें हमारे पास 4 कार्बन हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं, मैं जैसे मान लीजिए इसमें 4 कार्बन हैं, तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब जो बच्चों जितने भी एंड या पॉइंट होंगे इस लाइन के, वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एंड जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा एंड दूसरे कार्बन को, ये तीसरा एंड जो है तीसरा पॉइंट तीसरे को, ये चौथा चौथे को। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में बच्चों 4 कार्बन थे, तो हमने एक ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब आप कहोगे कि सर आपने एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई। स्ट्रेट लाइन बच्चों हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसलिए नहीं बनाते, अगर मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो हम इसमें कार्बन कहां ढूंढेंगे इस पूरी लाइन में, तो इसीलिए जो है हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे जिगजैग बनाते हैं। ठीक है, और जो हर एंड होता है, अब जो पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट पे कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे इस पॉइंट पे एक कार्बन होगा, इस पे एक कार्बन होगा, इस पे एक कार्बन होगा और इस पे एक कार्बन होगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये 3 तरह की नोटेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये बच्चों एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अगर वहीं हम इसे कंडेंस करके लिखना हो तो इस वाले कार्बन को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2, 2 हाइड्रोजन है इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है CH2, और इसके पास भी, तो इसको भी मैं लिख देता हूं CH2। और अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखनी हो तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और ये जो एंड होंगे, ये जो एजेस होंगी इसकी, ये एक कार्बन को डिनोट करेंगी। तो ये हो जाएगा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये हो गई बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं बच्चों हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब है हमारा बच्चों हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में बच्चों बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, आपके अल्कोहल्स हो गए, या आपके एल्डिहाइड्स हो गए, बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं। हम पहले, या आपके सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही बताया गया है, तो हम थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। या अगर हम कहें ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए हों, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे कि कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। एग्जाम्पल में बच्चों मीथेन है और इथेन है। अगर आप मीथेन का यहां पे स्ट्रक्चर देखो तो इसमें एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड में 2 ही एटम है, कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन हो गया। और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बच्चों वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों जिनमें कार्बन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे अगर देखिए आप इथेन में देखिए, ये भी एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे, इन दोनों के बीच में बच्चों एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों जिनके कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो वो आते हैं बच्चों एल्कीन्स की कैटेगरी में, अगर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो वो आते हैं एल्काइंस की कैटेगरी में। वहीं बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों सिंगल बॉन्ड ही होता है कार्बन एटम के बीच में, तो वो आते हैं बच्चों एल्केन्स की कैटेगरी में। अब बच्चों हम बात करें एल्केन्स की। एल्केन्स का बच्चों जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2।
2n+2। ये जो n है बच्चों, ये बताता है कि कितने कार्बन एटम है। जैसे मान लीजिए हमारा मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और मीथेन में बच्चों एक कार्बन होता है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि एक कार्बन से क्या एल्केन बन सकता है या उस एल्केन का क्या फॉर्मूला होगा। तो हम जो हमारा बच्चों नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम n की जगह डालेंगे। जैसे हम लिखते हैं कार्बन बच्चों हमारा एक होगा और H यहां पे 2 × 1 + 2। अगर बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा C1H4। तो या हम लिख सकते हैं CH4। तो ये तो बच्चों बन गया हमारा मीथेन। तो अल्केन्स बच्चों अगर हमें पता लगाना है कि कितने हमारे पास इतने कार्बन एटम हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा अल्केन का। तो उसके लिए बच्चों नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में डाल के इजीली उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 5 कार्बन है तो हम कैसे इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे। अगर सपोज करो बच्चों हमारे पास 5 कार्बन है, हमें पता करना है कि 5 कार्बन से कौन सा अल्केन बन सकता है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह 5 इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो करते हैं बच्चों हम करते हैं C5H2 × 5 + 2 और हम सॉल्व करेंगे बच्चों C5H12। तो ये फॉर्मूला बच्चों 5 कार्बन एटम के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों अल्केन की बात। इसमें होता है हमारा मीथेन होता है, इथेन होता है। इथेन का मतलब होता है बच्चों 2 कार्बन एटम और तीसरा होता है प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन एटम होते हैं इस अल्केन के पास। इसके बारे में बच्चों हम डिटेल में नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एल्केन्स में बच्चों मीथेन होता है, मीथेन के पास एक कार्बन होता है और वो कार्बन जो है बच्चों चारों तरफ से या उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों एल्कीन्स की। अब बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स जो होते हैं बच्चों, एल्कीन्स के केस में कार्बन एटम जो होते हैं वो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम के बीच एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n। और इसके लिए बच्चों कोई भी अल्कीन बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 2 कार्बन एटम तो होने ही चाहिए। ठीक है, सिंगल कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें बच्चों बनता है हमारा इथीन बनता है, प्रोपीन बनता है और ब्यूटीन बनता है। ब्यूटीन के पास बच्चों 4 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एल्कीन्स की। एल्कीन्स में क्या होता है बच्चों, कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों अल्काइंस की, अल्काइंस के केस में क्या होता है, कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर्मूला बच्चों एल्केन जैसा ही है लेकिन यहां पे प्लस की जगह माइनस साइन है। ठीक है, तो इसमें बनते हैं बच्चों, इसमें भी मिनिमम 2 कार्बन एटम होने जरूरी हैं, तभी जाके ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसमें बनता है बच्चों इथाइन बनता है, प्रोपाइन बनता है, ब्यूटाइन बनता है। अगर मान लीजिए बच्चों हमें कोई भी अल्काइन बनाना है, हमें पता है कि हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं, तो हमें पता करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उस 5 कार्बन की वैल्यू को n की जगह रख देंगे और इस फॉर्मूले में हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता लग जाएगा बच्चों कि उस अल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या होते हैं। एक आता है बच्चों हमारे पास अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है बच्चों, अगर हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल देंगे या एक हाइड्रोजन एटम निकाल देंगे तो वो बना लेगा अल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल में से एक हाइड्रोजन निकाला तो उसने बनाया मिथाइल ग्रुप, और अगर हम इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो बना लेता है इथाइल ग्रुप। तो ये तो बात हो गई बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से पहले बच्चों हम एक छोटी सी बात में आपको बता दें कि जब कोई भी कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या करता है, वो स्टेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, मीथेन है, मीथेन में क्या है कि 4 हाइड्रोजन एटम होंगे, चारों तरफ अटैच होंगे, ठीक है। मान लीजिए इस हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम ने आके, जैसे कि क्लोरीन एटम ने आके इसको रिप्लेस कर दिया। अब पहले तो मीथेन के केस में क्या था ये बच्चों, ये स्टेबल था। अब जैसे ही बच्चों क्लोरीन इससे अटैच होगा तो ये जो है बच्चों ये हो जाएगा रिएक्टिव। ये जो है हमारा मीथेन जो है, अब वो मीथेन नहीं रहा, अब वो हो गया क्लोरोमीथेन। अब क्या हो गया, वो उसके साथ एक क्लोरीन जुड़ गया है हाइड्रोजन की प्लेस पे, या हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस कर दिया है और उसने बना लिया है क्लोरोमीथेन। अब ये बच्चों ये रिएक्टिव हो गया है। मीथेन तो हमारा रिएक्टिव नहीं था, वो तो स्टेबल था। तो ऐसे एटम या ग्रुप जो कार्बन कंपाउंड्स को रिएक्टिव बना देते हैं, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन चेन में जुड़ के उस कार्बन के कंपाउंड को रिएक्टिव बना देते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच मेक ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। और यही फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं बच्चों, ये उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी डिसाइड करते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप की बच्चों हमारे पास कई सारी कैटेगरीज हैं या कई सारी फैमिलीज हैं, हम इनको फैमिलीज बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप की फैमिलीज। जिसमें आता है एक हेलो ग्रुप। हेलो का मतलब होता है बच्चों हेलोजन। हेलोजेंस जो होते हैं बच्चों 17 पीरियडिक टेबल में 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। तो इसमें आपका आता है बच्चों क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। और हेलोजेंस को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल दें, आर जो है वो किसी भी हेलोजन से अटैच है। अब आर क्या है, यहां पे आर जो है बच्चों एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। आर जो है ये कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, वो आपकी लंबी भी हो सकती है, वो आपकी शॉर्टर कार्बन चेन भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, हमारा कोई भी चेन है, जैसे हमारे पास था ये मीथेन था। अब मीथेन के साथ हुआ क्या, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, तो इसने बना दिया CH3Cl। क्या बना दिया इसने, CH3Cl। तो ये हो गया बच्चों हेलोजन ग्रुप का एक एग्जाम्पल कि कैसे एक फंक्शनल ग्रुप, एक हेलो ग्रुप आके किसी भी कार्बन चेन के साथ कैसे अटैच हो गया। तो ये हो गया हेलोजन का एग्जाम्पल। और वहीं आता है बच्चों दूसरा एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है OH। कार्बन चेन होगी, R जो है वो एक कार्बन चेन होगी और इसके साथ जो है हमारा OH ग्रुप अटैच होगा। जैसे मैं आपको इसी का एग्जाम्पल दूं, CH3OH, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलते हैं बच्चों मिथनॉल। हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मिथनॉल, ठीक है। वहीं अगला ग्रुप होता है बच्चों हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है C+OH। इसको हम या फिर हम बच्चों CHO भी शॉर्ट में बोलते हैं, CHO ग्रुप, ठीक है। ये भी बच्चों ऐसे ही अटैच होता है किसी भी कार्बन चेन के साथ। अगर यहां पे R की जगह CH3CHO होता, R की जगह क्या होता, C+OH, ठीक है। तो ये बना लेता इथेनॉल। क्या बना लेता है ये बच्चों, इसका नाम होता है इथेनॉल। हम आगे इस नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे कि हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वहीं अगला आता है बच्चों हमारा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप जो होता है बच्चों, यहां पे क्या होता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, लेकिन इसके दोनों साइड पे कार्बन की चेन्स होती हैं। और ये जो है ये अकेला ऐसा ग्रुप है जो बीच में ऐड होता है, इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। अगला है हमारा बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है C+O और OH। और वहीं हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, R की जगह कोई भी
कार्बन चेन ले लेंगे। और लास्ट ग्रुप है बच्चों अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप का फॉर्मूला होता है NH2 और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है RNH2 और R जो है हमारी बच्चों कार्बन चेन होती है। ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप में बच्चों दो तरह के ग्रुप्स आते हैं, एक होते हैं हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और दूसरे आते हैं हमारे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हमारे वो ग्रुप होते हैं बच्चों जो किसी भी कार्बन चेन के एंड में लगते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो किसी कार्बन चेन के एंड में अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ऐसे बच्चों एल्ड होते हैं ग्रुप, ऐसे ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड होता है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये दोनों ग्रुप जो है बच्चों कार्बन चेन के लास्ट में अटैच होते हैं। दूसरा आता है बच्चों हमारे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बच्चों, वो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो किसी भी कार्बन चेन के एंड में नहीं लगे हुए होते हैं। ठीक है। उसका एक एग्जांपल है हमारा कीटोन ग्रुप। आपने यहां पे देखा था कि जो कीटोन ग्रुप है उसके दोनों साइड में कार्बन चेन्स होंगी। ठीक है। तो कीटोन ग्रुप है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो बात हो गई बच्चों फंक्शनल ग्रुप्स की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों? होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं होती। होमोलोगस सीरीज जो होती है वो बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन वो अपने दूसरे कंपाउंड से, अपने सक्सेसिव कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं सिर्फ एक CH2 ग्रुप होने की वजह से। ठीक है। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं लेकिन वो डिफर करते हैं अपने सक्सेसिव कंपाउंड से बाय CH2 ग्रुप। इनमें बच्चों एक CH2 ग्रुप ही ज्यादा होता है। जैसे हम एग्जांपल लें, हमारे पास एक मीथेन है CH4 और दूसरा हमारे पास इथेन है। अगर आप देखोगे CH4 और CH2 में क्या अंतर है, आप देखोगे CH4 में और CH2 में सिर्फ एक CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है। इस इथेन में जो है बच्चों एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज्यादा ही तो हैं इससे, मीथेन से। अगर आप एक कार्बन इसमें और दो हाइड्रोजन और जोड़ दोगे तो इथेन ही बन जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों? होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होती हैं लेकिन वो दूसरे कंपाउंड से डिफर करते हैं सिर्फ CH2 ग्रुप के कारण। अगर हम बात करें दूसरे की, हमारे पास ये है इथेन और दूसरा है हमारे पास प्रोपेन। अगर हम बात करें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी बच्चों एक CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है। अगर आप देखोगे इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दो, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दो और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ दो तो यही बन जाएगा। तो ये बच्चों होती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है बच्चों, जो एडजेसेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम ही ज्यादा होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। और दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है बच्चों, ये जो दो होमोलोग्स हैं, जब बच्चों होमोलोगस सीरीज लिखते हैं हम तो उसका जो सक्सेसिव या उसके पास का जो होमोलोगस कंपाउंड होगा उसको हम बोलते हैं होमोलोग। तो बच्चों इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो उनके मॉलिक्यूलर मास का 14 यूनिट ही होता है। मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास देखूं तो ये होता है बच्चों 16 और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास देखूं तो ये होगा 13। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, दो सक्सेसिव होमोलोग्स का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये आएगा बच्चों 14। तो इस पॉइंट में बच्चों हम यही कह रहे हैं कि दो एडजेसेंट होमोलोग का जो डिफरेंस होगा उनके मॉलिक्यूलर मास का वो 14 ही होगा। ठीक है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होती हैं, हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा है। लेकिन इसकी जो बच्चों होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं कंपाउंड की वो इंक्रीज करती हैं जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कौन कौन सी होती हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, आपकी बॉइलिंग पॉइंट हो गई कंपाउंड्स की, आपकी डेंसिटी हो गई, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी कंपाउंड। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो भी इंक्रीज करेंगी। कहने का मतलब ये है बच्चों, इसमें जैसे जैसे बच्चों कार्बन या CH2 ग्रुप ऐड होते जाएंगे
वैसे वैसे ही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो ये बात हो गई बच्चों होमोलोगस सीरीज की। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इन्हें बोलते हैं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। नोमेनक्लेचर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।